हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 7 फरवरी 2024। देखिए, आज का जो न्यूज़ एनालिसिस जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के जो हम लोग न्यूज़ कवर करेंगे वो कहीं ना कहीं बिहार से रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जो भी लोग अगले बिहार को लेकर के टारगेट कर रहे हैं पेपर को लेकर के, उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस क्लास खत्म होने के बाद, ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ग्रुप पे एक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो उसके लिए भी अपडेट रहिएगा, ताकि अच्छे से चीज़ों को समझिए, ताकि आपके पास पॉइंट्स रहे आंसर राइटिंग को लिखने के लिए और आप अच्छे से आंसर राइटिंग लिख सके। आप में से बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, थोड़ा देर बाद हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए पहले स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है नीतीश डिवाइस को लेकर के। ये डिवाइस क्या है? ये वो डिवाइस है जो बेसिकली फार्मर्स के लाइफ को सिक्योर करने में हेल्प करता है, सेव करता है। कैसे करता है आइए बताते हैं उसके बारे में। सबसे पहला चीज ये है कि ये डिवाइस जो है वो लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसके द्वारा ये नीतीश डिवाइस जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। नीतीश का फुल फॉर्म क्या होता है? नीतीश का फुल फॉर्म है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। देख सकते हैं, ये बेसिकली ये इसका फुल फॉर्म है इसका, नीतीश का। तो ये बेसिकली क्या है? एक पेंडेंट है, एक पेंडेंट है। और ये पेंडेंट शेप का ये बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या करता है? टाइमली अलर्ट देता है ना। टाइमली अलर्ट किसको देता है? किसानों को देता है, ताकि लाइटिंग को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, शीतलहर को लेकर के, हर तरह की चीज़ें हैं जिससे फसलों को नुकसान होगा, ये तो उस तरह की चीज़ों से अपडेट यहाँ पे टाइमली किसानों को इस डिवाइस के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलेगा। नीतीश डिवाइस जो है वो लॉन्च किया गया राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, और ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया। मुख्य बिंदु क्या है इसके ऊपर? मुख्य बिंदु यही है कि डिवाइस के थ्रू क्या होता है। देखिए, फसल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसान के जीवन के लिए। तो फसल पे ही उसकी पूरी जीवन जो है वो आधारित होती है। तो फसल जब अच्छा होगा तो वही उसको बेचेगा, और फिर उसके बेसिस पे उसका जो जीवन यापन होगा। ठीक है, तो उस फसल को सेफ करने के करना, अगर सपोज कि ये बाढ़ आ गई, या फिर लाइटनिंग आ गया, या फिर शीतलहर आ गई जिसकी वजह से फसल का नुकसान हो गया, तो समझ सकते हैं एक पर्सन के जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो इसके वजह से फसल का नुकसान होने के बाद अब उसके पास कुछ रहता नहीं है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिजल्ट जो होता है वो सुसाइड के रूप में देखने को मिलता है। तो सरकार के तरफ से, राज्य आपदा प्राधिकरण के तरफ से ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, ताकि हम वो जो डेथ हो रहा है, सुसाइड जो हो रहा है किसानों का, उसको कम कर सके, है ना। किसी तरह से हम उसको कम कर सके। और वो कम कैसे होगा? अगर हम किसानों को पहले से किसी तरह से वो अलर्ट्स दे दें कि हाँ, आने वाला टाइम पे ये चीज़ें होने वाला है, तो उस तरह से वो अपने फसलों को सेव कर सकता है। कहीं ना कहीं जो रिपरकशन होंगे, कहीं ना कहीं जो नुकसान होंगे, उस नुकसान को कम किया जा सकता है, अगर हमें पहले से आने वाली आपदा के बारे में पता हो तो ये बेसिकली ये डिवाइस जो है, जो आपदा प्राधिकरण है उनके साथ साथ ये कोलैबोरेशन किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी पटना के साथ इसको बेसिकली सहयोग से प्रस्तुत किया गया। ये मौसम विज्ञान सेवा केंद्र से ये संबंधित है। ठीक है, ये उपकरण किससे रिलेटेड है? ये उपकरण रिलेटेड है मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर से, मौसम विभाग से, जो एक्यूरेट वेदर के बारे में रिपोर्ट अपडेट करता है। एक्यूरेट जो वेदर रहेगा उस टाइम पे मौसम के बारे में वो क्या करता है? अलर्ट जारी करता है इस डिवाइस के थ्रू, ताकि कोई भी किसान जो है वो पहले से अलर्ट हो जाए, सचेत हो जाए, और अपने फसलों में को जो नुकसान हो उसको कम कर सके। ठीक है, ये बेसिकली पेंडेंट ऑब्वियस सी बात है, पेंडेंट अगर है कोई डिवाइस जो है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं ना कहीं चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और इसको इस तरह से तैयार किया गया कि इसको चार्ज जो होगा ये सिर्फ बॉडी के हिट से ही ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। ये यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसको जो चार्ज करने की बात कही जा रही है, ये बेसिकली शरीर की ऊष्मा से ही ये बेसिकली चार्ज हो जाएगा। और ये 3 तरह से अलर्ट जारी करेगा। सबसे पहले यह ध्वनि संदेश भेजेगा, वॉइस मैसेज के थ्रू अलर्ट जारी करेगा कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली, मौसम बदलने वाला है, बिगड़ने वाला है, तो वॉइस मैसेज के थ्रू भी ये संदेश भेजेगा। और इसके जो रंग है ये हरे से फिर लाल हो जाएंगे। इसके कलर जो है वो ग्रीन से अगर रेड हो गया, तो ये भी समझ जाइएगा कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली, कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से किसान जो है वो अपने आप में क्या होंगे?
सचेत हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। और ये बेसिकली क्या होगा, ये हमेशा ये गर्म होने लगेगा, है ना, और गर्म होने लगेगा और ये एक बार के लिए बंद हो जाएगा। उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता, तब तक ये गर्म हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो स्टेप्स हैं, ये सारे डिवाइस की तरफ से ये अलर्ट्स हैं जो कि जारी किया जाएगा। ये महत्व बिंदु है, ये ध्यान समझिएगा डिवाइस को लेकर के, जिसके थ्रू किसान पता लगा पाएगा कि हाँ मौसम की जो आने वाले समय में मौसम खराब होने वाला है, तो उस हिसाब से वो तैयारी करके रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कही जा रही है, क्योंकि अभी किस किस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, तो ये बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तरफ से इसको लॉन्च किया गया है, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली अगर हम इसको बात करें तो ये इसकी जो सेटअप हुई थी, ये बेसिकली 2007 में इसको सेटअप किया गया था। और ये बेसिकली ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान से समझिएगा। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब क्या हो गया, जिसको पार्लियामेंट से, संसद से पास होकर के इसको, इस बॉडी का गठन किया गया है। तो ये बेसिकली 6 नवंबर 2007 को इसका सेटअप किया गया है। किस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 14(1), और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा इसको क्या किया गया, पास किया गया है, और फिर जाकर के इसका गठन किया गया है। इसका निर्माण, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि किसी भी तरह से हम सुरक्षित और आपदा को कम करें बिहार में, ताकि हम एक अच्छे तरीके से फसलों को लेकर के एक स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि उसमें नुकसान कम हो और आपदा से निपटने का एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, एक तरह से हम बच सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपने फसलों को। तो इसी चीज़ को लेकर के ये बेसिकली बताया गया है। देख सकते हैं यही एक डिवाइस है जिसको सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। आईआईटी पटना के सहयोग से ये निर्मित किया गया। बिहार सरकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नीति, तीव्र और शक्तिशाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही एक डिवाइस है। और यही डिवाइस बेसिकली हेल्प करेगा किसानों को बेसिकली अपने फसलों से बचाने के लिए। मौसम विभाग के साथ ये बेसिकली कनेक्टेड है, और एक्यूरेट वेदर कंडीशन जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पता चल पाएगा, और वो किसानों तक पहुँच जाएगा इस डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बात कही जा रही, इससे रोकथाम, समन और तैयारी की संस्कृति के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित तथा आपदा प्रतिरोध बिहार का निर्माण करना है। ये उसी से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया, ये था पहला टॉपिक। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नीतीश डिवाइस यहाँ पे लॉन्च किया गया है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, और ये बेसिकली वेदर अपडेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है किसानों के लिए। मोटो क्या है, ताकि जो डेथ्स हो रहे हैं उसको कम किया जा सके, है ना, उसके ऊपर वर्क किया जा सके। और ये डेथ्स क्यों हो रहे हैं, फसलों को लेकर के, तो और हम क्या कर सकते हैं, फसलों को सेव कर सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। क्लियर, समझ में आया, इजी था ना, ज़्यादा टफ तो नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक चीज़ें समझते हुए चलिएगा सभी लोग। देखिए आप लोग की तरफ से आंसर राइटिंग जो लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग आप लोग लिख रहे हैं, है ना। कुछ लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है आप लोग ट्राई कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। और ट्राई करते करते डेफिनेटली शुरू में चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप खुद दे सकते हैं 10 दिन 15 दिन में आपको खुद अपने आप में चेंजेस देखने को मिलेगा कि आप अपने आंसर राइटिंग को कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। ये मैं खुद नहीं कहूँगा, ये आप खुद अपने आप में नोटिस करेंगे कि आपका आंसर राइटिंग कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा आप लिख पा रहे हैं। जैसे आप लोगों के द्वारा बहुत बहुत अच्छा राइटिंग लिखा गया था। जैसे अगर मैं नाम की बात करूं तो निधि के द्वारा अच्छा लिखा गया था। ठीक है, जहाँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जो जो चीज़ें कमी थी वो भी मैंने आपको बताया था। जीतू की तरफ से भी अच्छा हैंड राइटिंग जो आंसर राइटिंग था वो लिखा गया था। ठीक है, अनुराग के द्वारा भी अच्छा लिखा गया था, शुभांगी ने भी अच्छा लिखा था। तो ये लोगों के द्वारा थोड़ा सा है जो अच्छा लिखा गया है, तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आपको खुद में खुद दिख जाएगा। बाकी लोग, जिन लोगों ने नहीं लिखना स्टार्ट किए, नहीं तो पता चला 1 महीने बाद आप वहीं 0 लेवल पर रहेंगे, और ये लोग जो आपके साथ साथ लिख रहे हैं ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे आंसर राइटिंग को। तो चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी अगला टॉपिक जो है वो बिहार से रिलेटेड है।
कोल्ड एंड फॉग की बात कही जा रही है, धुंध की बात कही जा रही है, ठंड की बात कही जा रही है बिहार में जो रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स। चलिए मुझे बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, मुझे बताइए रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। चलिए, अच्छा मुझे डिफरेंस बता दीजिए खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिफरेंस क्या होते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे एग्जाम्पल के साथ चाहिए, ये डिफरेंस मुझे एग्जाम्पल के साथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड और कोहरा के वजह से जो आलू की फसल थी, है ना, जो आलू की फसल थी, सरसों की फसल थी, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। कहाँ पे? बिहार की बात कही जा रही है, बिहार के मैक्सिमम जिले की बात कही जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के विभिन्न जिले की बात यहाँ पे कही जा रही है जिसमें ये नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, और सरसों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद मसूर की फसल को भी नुकसान हुआ है, इसके साथ साथ मसूर का भी जो फसल है वो भी आप देख सकते हैं, जबकि गेहूं की फसल को कोई खास नुकसान होने की खबर नहीं आई है। देख सकते हैं ठंड और कोहरा कितना ज़्यादा बिहार में है, आप खुद एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जब अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग बिहार के किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, वो मुझे बताइए, और वहाँ पे ठंड कैसा है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। देखते हैं कहाँ पे क्या 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 टेम्परेचर है, मुझे बताइएगा कि जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग किस टेम्परेचर में, आज के डेट में टेम्परेचर तो आपको पता ही चल ही जाएगा क्या है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं, आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार में ठंड और कोहरे से क्या स्थिति हो रही है रबी की फसलों पे, वो आपके सामने है। बहुत सारे आलू की जो फसलें थी, सरसों की फसलें थी, मसूर की फसलें में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, देखिए मैक्सिमम जिला में ना आलू की फसल होती ही है, सरसों की भी फसल होती है। तो साइंटिस्ट जो है कृषि विज्ञान केंद्र के, उनके द्वारा कंफर्म किया गया है कि ये शीत लहरें ही ये रीज़न है, ये कोहरा ही रीज़न है जिसके वजह से लास्ट के कुछ दिनों में रबी क्रॉप्स में इतनी ज़्यादा क्षति पहुंची है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारे प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। इम्पैक्ट, एक तो पहले बहुत लेट से ये फसलें जो थी वो बोई गई थी, जो 25 से 40% तक का नुकसान हो भी गया है। देर से भी फसलें हुई थी और फसलें यहाँ पे बोई गई थी और 25 से 40% तक यहाँ पे नुकसान हो गया। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगा, है ना। जबकि जल्दी बोई जो फसल है उसमें 15% नुकसान हुआ है। तो दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो जो आलू जो पहले उसको बोया गया था उसमें 15% का नुकसान देखने को मिला, जबकि नुकसान उसमें भी है। और लेकिन जो देर से बोई गई थी, कुछ टाइम के बाद जो फसलें बोई गई थी, उसमें 25 से 40% का नुकसान देखने को मिला है। जबकि सरसों की फसल को भी 10 से 15% तक नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हर फसल में नुकसान देखने को मिला है। अब किसानों के सामने क्या चुनौती आ रही है कि दिसंबर तक वो धान की कटाई करते हैं, लेकिन फिर दिसंबर के मध्य या जनवरी की शुरुआत में सरसों तथा आलू सहित रबी फसलों की बुआई शुरू करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कटाई भी आपका नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है ना। अब वो कटाई भी करते हैं, कटाई करने के बाद भी अब उसी टाइम पे ही उनको आलू की भी फसलें, रबी की भी फसलें जो जो आते हैं इसके अंदर में, वो सारे बुआई करनी पड़ती है। मसूर हो गया। अब यहाँ पे अब लेकिन जब दिसंबर में कटाई करने के बाद जब बोने की बात आई तो उसमें ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कोहरा इतना ज़्यादा हो गया कि उसके वजह से फसल में नुकसान देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक, बहुत समय से ठंड रहना और धूप, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन। आपको अगर मैं बात करूं फसल में, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में बात करूं, क्रॉप्स को लेकर के बात करूं, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आप लोगों ने साइंस में, बायो में ये टर्म्स पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस में वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वो एक सनलाइट भी होता है ना, धूप भी होता है। अगर वो चीज़ की कमी आ जाए तो फसल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नुकसान देखने को मिलेगा, वो फसल सही से होगी ही नहीं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, चलिए मुझे दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है वो मुझे बताइएगा। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, सभी लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें, मेजर
टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है वो मुझे बताइएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब धूप अगर मिलेगा ही नहीं, धूप निकल ही नहीं रहा, बादल पूरा छाया हुआ है, कोहरा पूरा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं धूप नहीं मिल रहा फसलों को। और रबी की फसल जिससे के वजह से क्या हो गई है, पूरी तरह से खराब हो गई है, प्रभावित हो गई। 40% तक की फसल जो है वो खराब हो चुकी है। तो फसलों के विकास कहाँ से होगी, ग्रोथ होगा ना, ग्रोथ के लिए तो हमें धूप चाहिए। तो उसके फूल आने, उपज बनने की प्रक्रिया एक तरह से क्या हो गई, पूरी तरह से माइनस में देखने को मिलेगा, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और आलू में इसी तरह की चीजें भी आपको देखने को मिली हैं। गेहूं की फसलें काफी हद तक क्या है, अप्रभावित है। गेहूं की फसलें में उतना उतना लॉस नहीं देखने को मिला है, उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी बाकी जितने भी रबी की फसलें हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कही जा रही कृषि विज्ञान केंद्र, इसी के साइंटिस्ट के द्वारा तो ये एक बातें कंफर्म की गई है। तो ये बहुत अहम हिस्सा है। किसका अहम हिस्सा है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। क्यों, क्योंकि यही सारी चीज़ें बताती हैं, रिसर्च करती हैं। ठीक है, ये अनुसंधान इनके द्वारा किया जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। और इसकी स्थापना जो है, अगर मैं पहली बार बात करूं तो ये 1974 में हुआ था, पुडुचेरी में इसको स्थापित किया गया था। पुडुचेरी बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन, पुडुचेरी भारत में कब शामिल हुआ? पुडुचेरी किसके अंडर में था, किसके अंडर में था, किसके अंडर में था? ठीक है, और भारत में कब शामिल हुआ, भारत में कब शामिल हो, भारत का हिस्सा कब बना? ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1974 में पुडुचेरी में स्थापित इसको किया गया था। केवीके का आदेश क्या है? देखिए, अब इसका काम क्या है, इसका काम, इसका आंसर मुझे सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो इसका काम क्या है? देखिए, ये पूरी तरह से क्या करता है, जो रिसर्च होती है, जो विकास होता है, जो रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं, उसको क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, उसको क्या करता है, पूरी तरह से एसेस करता है। ठीक है, जो मूल्यांकन है वो पूरी तरह से इसके द्वारा किया जाता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, यानी किस लोकेशन में क्या चीज़ चल रहा है एग्रीकल्चर में, किस लोकेशन में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, वो सारे की सारी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो तैयार करता है। कहाँ टेक्नोलॉजी के विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी रिफाइनमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या करता है, मूल्यांकन करता है। इसका पूरा उद्देश्य क्या है? अब जैसे इसी के द्वारा रिसर्च किया गया और बिहार के विभिन्न जिलों में देखा गया कि जो फसलें खराब होने का मेन रीजन क्या है, ठंड और कोहरा है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा तो रिसर्च किया गया, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया उसमें यही चीज़ें तो दी। अब इनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण टेक्निक जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट्स के लेकर के किस तरह से इसमें प्रोडक्शन किया, जैसे बीज हो गया, प्लांटिंग मटेरियल, बायो एजेंट्स हो गए, ये सारे अवेलेबल किए हैं फार्मर्स को लेकर के, किसानों को उपलब्ध कराते हैं। केवीके योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। देख सकते हैं, योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा ये पूरी तरह से क्या है, फाइनेंस्ड है। आप देख सकते हैं सपोर्ट यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे इनको मिलता है, कृषि विज्ञान केंद्र को। और ये बेसिकली सैंक्शन करता है, ये हेल्प करता है किसको, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, ये हेल्प करता है कृषि विद्यालय को, ICAR संस्थान संबंधित सरकारी विभाग होता था, कृषि में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत है। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं फाइनेंस करता है, सैंक्शन करता है। तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली पूरा कृषि विज्ञान का केंद्र के बारे में था। कैसा लगा ये दूसरा नंबर न्यूज़? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बिहार से रिलेटेड ये न्यूज़ था, सभी को समझ में आया? समझते हुए चलिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये चीज़ें आपके, अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बिहार के पेपर देने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रबी और खरीफ क्रॉप्स के बारे में मुझे जानना है, आपके बारे में क्या डिफरेंसेस है, मुझे विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन भी करते हैं, जैसे सुबह वाली क्लास में तो बहुत सभी लोग तो एकदम एक्सपर्ट है किस तरह से आज जो आंसर आया लिटरली सभी लोग का इतना अच्छे से सभी लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी तरह से इस वाले क्लास में भी आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए, किस तरह से आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, क्लासेस करेंट अफेयर को लेकर के डेली बेसिस पे हो रही है, देख सकते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, आप देख सकते हैं ना। तो हेल्प कीजिए तो अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी ज्वाइन होकर के करंट अफेयर की क्लास उनको भी यहाँ पे मिले और वो भी सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर सके जिस तरह से आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प कीजिए दूसरों का। तीसरा
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो अभी स्कीम्स जो अप्रूव हुए हैं बजट में। अभी का बजट जो था वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट किसको कहते हैं, चलिए वो भी मुझे बताइए। बजट का सेशन देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? एक बजट का सेशन आप लोग के लिए लाया था, इंटरिम बजट। ये वाला जो बजट था वो इंटरिम बजट है, ठीक है। इंटरिम बजट, INTRIM, और जनरल बजट, दोनों में अंतर क्या है वो मुझे बताइएगा। दोनों में अंतर मुझे बताइएगा, दोनों में अंतर क्या है, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में अंतर, अभी जो बजट था वो इंटरिम बजट था, ठीक है, 2024-25 का। तो अभी कैबिनेट की तरफ से बहुत सारे स्कीम जो है वो अप्रूव किए गए थे। खास करके जो स्कीम जो है लैप्स हो गए, जो स्कीम सब खत्म हो गए, जो पहले से योजनाएं में चल रही थी, उन सभी को एक्सटेंड किया गया, उसको उसके टाइम पीरियड को, समय सारणी को उसको और बढ़ाया गया। जैसे शुगर योजना पे सब्सिडी मिलता था, तो उसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय मंडल ने कई प्रमुख आर्थिक निर्णयों को मंजूरी दी है, जिसमें चीनी सब्सिडी योजना जो थी उसको विभिन्न योजनाओं का विस्तार भी शामिल है, ठीक है। तो ये तो एक था। आइए डिस्कस करते हैं सभी योजनाएं के बारे में, क्या क्या चीज़ें, किन किन योजनाओं को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, विस्तृत किया गया है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले उन सारे स्कीम्स के बारे में जानते हैं जो बेसिकली अप्रूव किए गए हैं, जो केंद्र सरकार की तरफ से। तो पहला जो स्कीम जो है वो आपका शुगर योजना से रिलेटेड ही है। सब्सिडीज जो है, ये सब्सिडी जो दी जाती थी घरों में, जहाँ पे ये घरों में जिनको दी जाती थी, वो अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से दी जाती थी। जो बंटता था चीज़ें, ठीक है, ये स्कीम के थ्रू जो सब्सिडीज दी जाती थी शुगर के लिए, वो अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू सभी फैमिलीज को दी जाती थी। और ये इसको 2 साल तक और इसको बढ़ा दिया गया, 2 और वर्षों तक, यानी 31 मार्च 2026 तक इसको और बढ़ाने की अनुमति यहाँ पे दे दी गई, अप्रूव हो गया। ध्यान से समझिएगा, चीनी सब्सिडी योजना यहाँ पे क्या हो गया, विस्तार हो गया, विस्तृत कर दिया गया अगले 2 साल के लिए। और ये विस्तृत जो हुआ है वो अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से यहाँ पे परिवारों को दिया गया, ठीक है। अब यह योजना जो है वो निरंतर लोगों तक चीनी की पहुंच को सुगम बनाती है, ठीक है, और उनके आहार में ऊर्जा को शामिल करती है ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार रहे। चीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, हमारे शरीर के लिए तो हर एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरी है। हमारा शरीर भी क्या है, एक मशीन ही है, और उस मशीन में हर एक चीज़ तरह का, हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक डाइट जो है वो ज़रूरी है, हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो ज़रूरी, पोषक तत्व जरूरी है हमारे शरीर के लिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही, लेकिन हर एक चीज़ जरूरी है। तो यहाँ पे भी चीनी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं ऊर्जा में हेल्प करता है। तो आहार में ऊर्जा को ये शामिल करता है। यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से जो परिवारों को जो चीनी मिल रहा है वो प्रति माह के हिसाब से प्रति किलोग्राम 18.50 यानी 18.5 रुपये की यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है। 18.5 रुपये की यहाँ पे सब्सिडी मिलती है अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से। और ये आपका बेसिकली इसको जो लागू किया गया था, ये बेसिकली 15वें वित्त आयोग, जो कि 2020-21 से 2025 अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलने तक की उम्मीद है। देख सकते हैं, तो इतना यहाँ पे इतना करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन, चलिए ये मुझे बताइए कि वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद मुझे बताइए, आर्टिकल मुझे बताइए। देखिए, पॉलिटी का भी रिवीजन करा ही देता हूँ। इसके चेयरपर्सन बताइए, चेयरमैन बताइए, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स में लगभग 1850 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे इसको और बढ़ा दिया गया है ताकि लोगों तक और चीनी की सब्सिडी मिल सके और वो इनका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ध्यान से समझिएगा। अगला योजना की बात करें तो यहाँ पे फ्री राशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है गरीब कल्याण योजना के तहत। गरीब कल्याण अन्न योजना, GKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे फ्री राशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से, और यहाँ पे अभी भी फ्री राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे भारत आटा हो गया, भारत दाल हो गया, टमाटो। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक न्यूज़ कवर किया था, याद आ रहा है? मॉर्निंग वाले क्लास में हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था, बताइए मुझे। भारत आटा हो गया, भारत दाल हो गया, याद आ रहा है कुछ, है ना? चलिए मुझे बताइएगा वो न्यूज़ क्या था, किस राज्य के द्वारा वो चीज़ें की गई थी, किस राज्य में वो हुआ था। अगर आप डेली बेसिस की क्लास कर रहे हैं ना, तो मुझे बताइए किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस राज्य में कौन सी फसल फ्री में दी जा रही थी, वो मुझे बताइए। रिसेंट में, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ होगा वो न्यूज़ कवर कराए हुए, वो मुझे बताइए, ठीक है।
देख सकते हैं। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बताया गया। यहाँ पे भारत आटा हो गया, भारत दाल हो गया, टमाटर हो गया, ऑनियन हो गया। यहाँ पे अफोर्डेबल और बहुत मामूली प्राइस में यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है लोगों को, और ये इसी योजना के तहत, गरीब कल्याण अन्न योजना प्रोग्राम के तहत ही ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें अनुमति के साथ सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की बात कही जा रही है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कही जा रही है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से चीनी वितरण के लिए प्रतिभागी राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। वही चीनी आप देख सकते हैं, प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से चीनी वितरण दिया जाएगा। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है कि प्रोक्योर यानी खरीदना और डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, राज्यों की है। ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे योजना आप देख सकते हैं, ये दूसरा योजना है परिधान वस्त्रों के निर्यात। देखिए, निर्यात की बात कही जा रही है के लिए राज्य और केंद्रों करों तथा लेवी में छूट की योजना है। ROSCTL की बात कही जा रही है। ये एक्सपोर्ट हो रहा है अप्रैल गारमेंट्स का, उसमें राज्यों और सेंट्रल टैक्स जो लग रहा है उसके ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिबेट मिलेगा, जो कर है उसके ऊपर रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा, छूट योजना यानी 31 मार्च 2026 तक ये जारी रखने की बात कही जा रही है। ठीक है, निर्यात के लिए राज्य एवं केंद्र करों तथा लेवी ये छूट यहाँ पे दिया जाएगा। 2 वर्षों की प्रस्तावित अवधि के लिए योजना को जारी रखने में स्थिर नीतिगत व्यवस्था मिलेगी, जो दीर्घकालिक व्यापार योजना हेतु आवश्यक है, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र में। ठीक है, तो कपड़ा क्षेत्र की बात यहाँ पे कही जा रही है, 2 वर्षों तक और इसको बढ़ा दिया गया। अन्य कपड़ा की अगर मैं बात करूँ, जो प्रोडक्शन हो गई, जो ROSCTL के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अन्य कपड़ा का जो प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे जो कहा जा रहा है दीर्घकालिक व्यापार योजना की बात कही जा रही है। तो ये एक तरह से रिबेट देता है सेंट्रल और स्टेट टैक्स को एक्सपोर्ट करने में। गारमेंट जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस चीज़ को लेकर के बात कहा जा रहा है, और उसको 2 साल तक और उसको रिबेट को बढ़ा दिया गया 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, जो प्लानिंग किया जा रहा है ट्रेड प्लानिंग को, ये 2 साल तक और बढ़ा दिया है। ये टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जा रही है। अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट इसमें कवर नहीं होंगे जो इसके थ्रू बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। फिर पशुपालन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अप्रूव कर दिया गया। इसको अगले 3 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का जो विस्तार है ये अगले 3 साल तक और बढ़ा दिया गया। मंत्रिमंडल ने अवसंरचना विकास कोष के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को वर्ष 2025 से अभी तक अगले 3 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य क्या है, डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल गुणन पान के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ ये सारे एम क्या है, इंसेंटिवाइज करना है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, डेयरी प्रोसेसिंग को लेकर के, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के, मीट प्रोसेसिंग को लेकर के, एनिमल फीड प्लांट्स को लेकर के, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म को लेकर के। अब ये जो स्कीम है इसका एम क्या है, इसको प्रमोट करना और इसको इंसेंटिवाइज बनाना, इंसेंटिव बनाना एनिमल सेक्टर में, पशुपालन सेक्टर में भारत में। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जा रहा है, 3% का इंटरेस्ट जो है वो अगले 8 साल तक प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और लोन अप टू 90% तक, 90% तक ऋण के लिए 2 वर्षों के लिए मोहलियत सहित 8 वर्षों के लिए 3% बचत अनुदान प्रदान करेगी। तो भारत सरकार अनुसूचित बैंकों से, अनुसूचित बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड बैंक की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड बैंक की बात की जा रही है। और जितने भी दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उससे क्या करेगा, उससे 90% तक ऋण के लिए 2 वर्षों की मोहलत, 2 वर्षों की मोहलत, 90% ऋण के लिए अगले 2 वर्षों तक की मोहलत के साथ 8 वर्षों के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान करेगा। 3% इंटरेस्ट के साथ ये क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये पशुपालन भारत सरकार की तरफ से ये स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, अगले 8 वर्षों के लिए 90% तक लोन देगा, ब्याज जो होगा वह 3% तक, और अगले 8 सालों के लिए। ठीक है, तो ये पशुपालन संरचना हो गया। अगला जो है मार्केटिंग मार्जिन फॉर सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक गैस, डोमेस्टिक गैस की बात की जा रही है टू फर्टिलाइजर यूनिट। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे घरेलू गैस की आपूर्ति और
उर्वरक की बात कही जा रही है। उर्वरक अभी रिसेंट में हम लोगों ने नन यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था कि हम किस तरह से उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और किसानों को भी क्या कह रहे हैं कि जो गैर उर्वरक चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दें, उसका यूज़ करें फसलों को उपजने में, ना कि कुछ और उर्वरक का जो यूरिया से रिलेटेड उर्वरक है उसका यूज़ करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मई 2009 से 17 नवंबर 2015 की अवधि में उर्वरक इकाइयों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन के निर्धारण की अनुमति यहाँ पे दी गई है। यह अनुमति का संरचनात्मक सुधार है। तो ये अप्रूवल जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ठीक है। डोमेस्टिक गैस टू फर्टिलाइजर यूनिट्स 1 मई से 17 तक यहाँ पे अप्रूव किया गया था इस फॉर्मूला को मार्केटिंग मार्जिन के अकॉर्डिंग। मार्केटिंग मार्जिन क्या है? एक चार्ज किया जाता है गैस मार्केटिंग कंपनी के द्वारा कंज्यूमर से, ठीक है, कि उस कॉस्ट के ऊपर वो कोई एडिशनल रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। उस कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे विपणन मार्जिन गैस के विपणन से जुड़े अतिरिक्त जोखिम और लागत की वहन करने के लिए गैस विपणन कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं से गैस की लागत के अतिरिक्त वसूला जाता है। ये जो प्राइस होती है गैस से वो उससे ज़्यादा उनसे लिया जाता है ना। इससे पहले सरकार 2015 में यूरिया और एलपीजी उत्पादों को घरेलू गैस की आपूर्ति पर विपणन मार्जिन निर्धारित करता था। अब देखिए जो गैस की जो प्राइस है उससे ज़्यादा वो लेता है, उसके बाद उसको सब्सिडीज के रूप में वापस से कस्टमर को दे देता है। आप भी इसको एक्सपीरियंस किए होंगे अपने घर में भी। 2015 के बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे एडिशनल कैपिटल जो है, अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजर की बात करूँ तो ये एक तरह से कंपोनेंट है मार्केटिंग मार्जिन को, ताकि उनको बाद में हम पे करें जैसे डोमेस्टिक गैस में करते हैं 2009 से 15 तक। ये बेसिकली अप्रूवल जो है ये एक एडिशनल कैपिटल को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। जितने भी उर्वरक हैं अनुमानित विभिन्न उर्वरक इकाइयों को 2009 से 2015 की अवधि के दौरान खरीदी गई घरेलू गैस पर उनके द्वारा भुगतान किए गए विपणन मार्जिन के घटक के लिए अतिरिक्त पूंजी यहाँ पे प्रदान करेगा, ठीक है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप इस अनुमति से निर्माताओं के निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह से वो और भी जो होंगे वो ज़्यादा निवेश करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज होगा वो एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी देखने को मिलेगा उर्वरक में, और एक तरह से उनको एलिमेंट प्रोवाइड करेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि गैस सेक्टर में वो और से और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। देखिए गैस में जो उनसे पैसा जो लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है उनको फर्टिलाइजर में एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करने को लेकर के, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती है फर्टिलाइजर के रूप में लोगों तक, कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट जो है वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस। कैसा लगा आपको न्यूज़ बताइए। बिहार से रिलेटेड न्यूज़ था, स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ था। कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो क्वेश्चंस आप लोग सभी लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप सभी लोगों की तरफ से आंसर्स हैं, जैसे मॉर्निंग वाली क्लास में आप लोग आंसर करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो करंट अफेयर में जिनके लिए हेल्प करेगा, तो वो उनको भी गाइड कीजिए ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सके, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके पास भी टाइमली नोटिफिकेशन पहुँचे क्लासेस को लेकर के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।